Hello student, in today's session we will discuss about splitting of d orbital in octahedral field. यानी octahedral कॉम्प्लेक्स के जो d ऑर्बिटल्स हैं वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड किस प्रकार से स्प्लिट करते हैं, इसी को हम लोग इस सेशन में, इस क्लास में समझने का कोशिश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ CFT स्टैंड्स फॉर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ हमने एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिया है Ml6n+-, जहाँ M सेंट्रल मेटल एटम या आयन को रिप्रेजेंट करता है, L रिप्रेजेंट करता है लिगेंड को, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। चूँकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, देयरफॉर ये कॉम्प्लेक्स का नेचर जो होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। और n जो है प्लस माइनस, ये है चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। n जो है चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स को डिफाइन करता है। तो सबसे पहले हम लोग एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री ड्रॉ कर लेंगे और हम देख सकते हैं कि लिगेंड्स जो हैं सभी कॉर्नर्स पर प्रेजेंट्स हैं। कुछ लिगेंड जो हैं वो अलोंग द एक्सिस है, एक्सिस के डायरेक्शन में है, जैसे ये लिगेंड और ये लिगेंड ये XY एक्सिस के डायरेक्शन में है, और ये जो लिगेंड है ये Z एक्सिस के डायरेक्शन में है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग d ऑर्बिटल्स को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, और यहाँ पर हमने देख लिया है डिफरेंट d ऑर्बिटल्स को। d ऑर्बिटल्स 5 टाइप्स के होते हैं, जो dxy, dyz और dxz। इसके अलावा 2 और ऑर्बिटल्स d में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज़ dz² एंड dx² - y² ऑर्बिटल। अब हम देखते हैं dxy, dyz, dxz के जो लोब्स हैं वो अलोंग द एक्सिस यानी एक्सिस के डायरेक्शन में नहीं है, और इन एक्सिस में क्या प्रेजेंट है, न लिगेंड प्रेजेंट है। चूँकि लोब्स एक्सिस के डायरेक्शन में नहीं है तो ये कम से कम रिपल्सन को फिल करेगा, और जिसके कारण यहाँ पर मिनिमम रिपल्सन होगा, और इस मिनिमम रिपल्सन के कारण इनका जो एनर्जी होगा दैट विल बी लेस एनर्जी। लेकिन अगर हम dz² और dx² - y² ऑर्बिटल्स को देखते हैं तो इनके लोब्स अलोंग द एक्सिस है, यानी लिगेंड के डायरेक्शन में है, क्योंकि सारे लिगेंड्स अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट है। तो इनके ऑर्बिटल्स जब लिगेंड के कांटेक्ट में आएंगे, लिगेंड के ऑर्बिटल्स के कांटेक्ट में आएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम रिपल्सन, और मैक्सिमम रिपल्सन के कारण इनका एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगा, और ये हाई एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और यही कारण है कि ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो जाता है 2 डिफरेंट पार्ट में। और यहाँ पर ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं जिनके लोब्स लिगेंड के डायरेक्शन में नहीं है, dxy, dyz, dxz, इनको हम लोग T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के नाम से जानते हैं, T2g सेट्स ऑफ ऑर्बिटल, या इसे कहा जाता है ट्रिपली डीजेनरेट स्टेट। इन सभी ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम है dxy, dyz और dxz का। और जो dz² और dx² - y² ऑर्बिटल जिनके लोब्स अलोंग द एक्सिस में हैं, अलोंग द एक्सिस में हैं, इनके ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम रिपल्सन के कारण इनका एनर्जी इंक्रीज़ करेगा, लेकिन इन दोनों का एनर्जी सेम रहेगा, और इसे
एक साथ कंबाइन करके कहा जाता है ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इस प्रकार से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब लिगेंड के कांटेक्ट में आएंगे, उनके ऑर्बिटल्स जो लिगेंड के डायरेक्शन में आएंगे उनका एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा, और जो लिगेंड के डायरेक्शन में नहीं आएंगे, जिनके ऑर्बिटल्स के लोब्स, उनका एनर्जी डिक्रीज़ करेगा। इस प्रकार से ड्यू टू द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ टू डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्बिटल, splitting of d orbital is taking place, and this is known as crystal field splitting energy or crystal field splitting form. Crystal field splitting energy defined as the minimum amount of energy is needed to break the d orbitals in two different sets of orbital. अब इसे हम लोग डायग्राम से देख सकते हैं। इसके डायग्राम को हम लोग देखेंगे। हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है यहाँ पर अभी शुरू में 5 डी ऑर्बिटल शो हो रहा है, जिसे हम लोग डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये पांचों डी ऑर्बिटल्स को हम लोगों ने मेंशन किया, और ये डीजेनरेट कंडीशन में है। अर्थात इन पांचों डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी क्या है, सेम। और ये तब होगा जब मेटल फ्री स्टेट में होगा, मेटल एटम या आयन जब ये फ्री स्टेट में होगा तो इसमें सभी डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम रहेगा। और ये सेट्स को हम लोग T2G, और इन दो सेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, EG सेट्स ऑफ ऑर्बिटल। लेकिन जैसे ही लिगेंड के डायरेक्शन में कुछ ऑर्बिटल्स आ रहे हैं या लिगेंड्स के अप्रोच में आ रहे हैं, तो पांचों डी ऑर्बिटल का एनर्जी में चेंजेस आएगा, और पहले के एनर्जी के कंपेयर में उनका एनर्जी इंक्रीज़ करेगा। और ये तब है जब मेटल आयन अप्रोच करेगा बाय लिगेंड, तो पांचों डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी इंक्रीज़ करेगा इक्वली, और पहले के स्टेट से इसके एनर्जी में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। अब हम आते हैं उस कंडीशन पर जब डी ऑर्बिटल्स लिगेंड के डायरेक्शन में आएंगे और कुछ डी ऑर्बिटल्स लिगेंड के डायरेक्शन में नहीं आएंगे। तो हमने देखा है, थोड़ा देर पहले ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि T2G सेट्स के जो ऑर्बिटल्स हैं, यानी डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स के जो लोब्स हैं वो लिगेंड के डायरेक्शन में नहीं रहता है, इसलिए इनका एनर्जी जो है वो क्या होता है, डिक्रीज़ करता है। कितना डिक्रीज़ करता है ना, -0.4 डेल ओ। डेल ओ stands for crystal field splitting energy in octahedral field। और EG सेट्स के जो ऑर्बिटल हैं, यानी डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनके लोब्स लिगेंड के डायरेक्शन में आते हैं, तो इनका एनर्जी इंक्रीज़ करता है। और कितना इंक्रीज़ करता है ना, +0.6 डेल ओ। और ये जो डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल, इसे डेल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज स्टैंड्स फॉर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड।
और डेलो इक्वल टू क्या होता है 10d³। अब हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ CFAC वैल्यू। CFAC का फुल फॉर्म है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, ना ये एक फार्मूला है CFAC इक्वल टू -0.4 मल्टीप्लाइड बाई P प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाई Q और बाहर में डेल O प्लस MP। P और Q जो है ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है दो सेट्स ऑफ ऑर्बिटल में, यानी T2G सेट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसे P से रिप्रेजेंट करेंगे और EG सेट्स में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसे Q से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं M को हम लोगों ने मेंशन किया है। M क्या है? M इज़ द टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और P का मतलब हो गया पेयरिंग एनर्जी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे राइटिंग ऑफ d orbital configuration under the influence of strong field and weak field for octahedral complexes। एक चीज़ याद रखना है कि हमें पहले पता करना है लिगेंड वीक है या लिगेंड स्ट्रॉन्ग है। अगर वीक लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगा, यानी पहले T2G और EG सेट में इलेक्ट्रॉन भरेंगे उसके बाद पेयरिंग होगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर अगेंस्ट द अबव प्रिंसिपल, अगेंस्ट द हुंड्स रूल इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होगा, यानी पहले इलेक्ट्रॉन का फिल जो है वो लो एनर्जी d ऑर्बिटल में हो जाएगा, यानी T2G सेट्स में हो जाएगा, उसके बाद EG में जाएगा। लेट्स सी हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर D में एक इलेक्ट्रॉन है, वीक फील्ड है, तो हम लिखेंगे T2G 1 EG 0। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो भी यहाँ पर T2G 1 EG 0। अगर कन्फिग्रेशन D2 है तो हम लिख सकते हैं T2G 2 EG 0। एक एक इलेक्ट्रॉन T2G में भर रहा है। D2 है स्ट्रॉन्ग फील्ड तो भी T2G 2 EG 0। D3 है तो हम लिख सकते हैं T2G 3, यानी T2G के 3 ऑर्बिटल्स में एक एक करके, और EG 0। इसमें भी स्ट्रॉन्ग फील्ड में T2G 3 EG 0। लेकिन जब D4 कन्फिग्रेशन में आएंगे तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले ये चारों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 1 2 3 पेयर्ड करके 4, यानी नीचे में ही पेयरिंग होंगे, उसके बाद अपर में जाएंगे। लेकिन अगर मान लो वीक फील्ड लिगेंड रहा तो नीचे 3 और ऊपर में 1 इलेक्ट्रॉन को हम शिफ्ट करेंगे। तो हम देख सकते हैं इसको इस तरीके से T2G 3 EG 1 वीक फील्ड में, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या आ जाएगा T2G 4 EG 0। D5 करेंगे तो T2G 3 EG 2, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड में कर रहे हैं तो T2G 5 EG 0। D6 करेंगे तो T2G में 4 EG 2 और
D6 इसमें करेंगे तो सबसे पहले T2G में ही 6 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, Eg0। D7 करेंगे तो T2G5 Eg2। D7 इसमें करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड में तो T2G6 Eg1। D8 में करेंगे तो पहले T2G और Eg में फिल करने के बाद पेयरिंग करेंगे तो T2G6 Eg2। D8 में हम देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड दोनों में सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन आएगा। D8 D9 में करेंगे तो भी हम देखेंगे T2G6 क्योंकि नीचे में 6 से ज़्यादा नहीं रह सकता है, और Eg3। स्ट्रॉन्ग फील्ड में करेंगे D9 का तो इसमें भी T2G6 Eg3। और लास्ट जो है D10 का अगर हम करेंगे तो T2G में 6 इलेक्ट्रॉन, Eg में 4 इलेक्ट्रॉन। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में दोनों में कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा, और इनसे हम लोग m का वैल्यू निकाल सकते हैं। m जहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है तो m को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, और p क्या है, p1, q क्या है, 0। इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। इसमें देख रहे हैं m इज़ इक्वल टू 1, p इज़ इक्वल टू 1, q इज़ इक्वल टू 1। तो आज के क्लास में हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड किया, और स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल को हम लोगों ने समझा कैसे अंडर द इन्फ्लुएंस लिगेंड इनका स्प्लिटिंग होता है। एक बार इसको समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं हमारे पास इस तरह का कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जिसमें हम m को सेंट्रल मेटल एटम या आयन, l को लिगेंड, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, n प्लस माइनस को चार्ज। तो एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ड्रॉ कर लेना है जिसमें हम देखते हैं कि अलोंग द एक्सिस लिगेंड्स प्रेजेंट है, और जब सिंपल डिफरेंट d ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करेंगे फ्री मेटल एटम या आयन के लिए, तो इन सभी का एनर्जी क्या रहेगा, इनिशियल स्टेट में सेम रहेगा। और हम देख सकते हैं कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं dxy, dyz, dxz, इनके लोब्स इन बिटवीन एक्सिस है, यानी दे आर नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्रोचिंग लिगेंड, सो देयर एनर्जी गेट मिनिमाइज्ड ड्यू टू द minimum repulsion. And the remaining two sets of orbital, we can see that the lobes are along the direction of approaching ligand, so they filled maximum repulsion and high energy. The first three orbitals known as T2G sets of orbital, and the last sets of orbital known as Eg sets of orbital. And due to the difference of energy, splitting of d orbital under the influence of ligand is taking place, and the maximum value for the difference of energy we can write like this: the dz square and dx square minus y square possesses higher energy, and their energy increases by 0.6 del O, and T2G sets of orbital energy decrease by minus 0.4 del O, and the difference in the two sets of orbital del O equal to, we can write 10 dq. Now here we can see that the crystal field splitting diagram
or octahedral field. This is the condition where the metal atom or ions are not approached by the ligand, so their energy remains same for all the 5d orbitals, known as degenerate state. But when these orbitals are under the influence of ligand, their energy increases, and almost equally their energy got increases, so the degeneracy still remain. But when ligands are approaching the different d orbitals in different direction, then we have already found that the T2g sets of orbital are not in the direction of approaching ligand, so they feel the minimum repulsion and their energy decreases by minus 0.4 del O, whereas the EG sets of orbital, their energy increase by plus 0.6 del O. And finally we have to calculate the CFSE value. This is known as crystal field stabilization energy. CFC value formula is minus 0.4 multiplied by P plus 0.6 Q del O plus MP. P and Q are the number of electron in T2G and EG set. M represent total number of paired electron, and P means the pairing energy. And finally we comes to the last point, writing d orbitals configuration under the influence of strong field and weak field. It is important to note, in case of weak field, the above and Horn's principles will be followed, whereas in strong field, electrons get paired up first in T2g sets of orbital, then goes into the higher sets of orbital. Hope you understand this particular topic of crystal field theory and the splitting of d orbital in octahedral field under the influence of ligand. Now in the next session we'll talk about how the nature of ligand influences splitting of d orbital in the octahedral field. Till then, goodbye and have a nice day.